गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। एग्जाम तो चल ही रहे होंगे। एग्जाम कैसे होते हैं? यूट्यूब की ऐड जैसे ना बेटा? नहीं, स्किप नहीं करने का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइट, और लाइट में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्या? रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, राइट? अच्छा, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने? लाइट जो होती है वो बाउंस करती है, बाउंसिंग ऑफ अ लाइट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब उसमें दो टाइप के कैसे थे? मिरर्स। कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब उसमें भी हमने क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशंस पढ़ी थी कि कॉनकेव में कैसी होती है और कॉन्वेक्स में कैसी होती है। मैग्निफिकेशन पढ़ा था, लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, यूजेस पढ़े थे, एप्लीकेशंस पढ़े थे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूज क्या है, राइट? और अब हम पढ़ने वाले उसका सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले। अच्छा, रिफ्लेक्शन जो था क्या था? बाउंसिंग ऑफ अ लाइट। क्या था? बाउंसिंग ऑफ अ लाइट था। अब हम पढ़ने वाले सेकेंड पार्ट, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो साइबान करदान, अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है द डेविएशन इन द पाथ ऑफ अ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium of the different density। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम एक ही था, लाइट जो थी वो बाउंस करके वापस क्या कर रही थी? बाउंस होकर वापस उसी मीडियम में लौट रही थी। बट इस केस में वापस लाइट बाउंस होकर उसी मीडियम नहीं, क्या, डिफरेंट मीडियम में जा रही है। अच्छा, तो दूसरे मीडियम में जाती है तब चेंज क्या क्या आता है? क्या क्या चेंज आता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब लाइट क्या हो रही है? जो एक मीडियम से आएगी, है ना, एक मीडियम से आ रही है, फिर दूसरे मीडियम में जा रही है। मीडियम वन एंड मीडियम टू, दो मीडियम, अलग अलग मीडियम रहेंगे। और लाइट जो पास हो रही है, दोनों मीडियम की डेंसिटी भी अलग अलग रहेगी। अब कोई पूछ रहा सर डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब जगह, स्पेस, उसमें कितना आपने मास भर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ज्यादा मास ठूस रहे हो तो वो ज्यादा डेंस हो जाएगा। अगर कल कम मास है, स्पेस सेम है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें दो टाइप के लॉस पढ़े थे। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन के लॉस, लॉस नंबर वन, लॉस नंबर टू। अब हम रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ वैसे ही। चलिए, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू अ सरफेस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे लाए करते हैं। चलिए, इंसिडेंट वाला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट ये है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड, सारे एक ही प्लेन पे लाए करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं स्नेल्स लॉ? कि जो भाई साहब ने बनाया था, ये जो लॉ बनाया था, बनाने वाले भाई साहब ये थे, इनके नाम पर ही हमने क्या रख दिया? इस लॉ का नाम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मतलब होता है, चलिए देखते हैं, फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया कौन सा मीडिया? मतलब मीडियम जब दो हो, या मीडियम सिंगुलर को बोलते हैं, प्लूरल हो तो उसको मीडिया बोलते हैं। जब बहुत दो मीडिया हो, दो मीडियम हो आपके पास, तब द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, जब इंसिडेंट एंगल हो रहा है किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ, है ना? इंसिडेंट एंगल किसके साथ होगा? नॉर्मल के साथ। तो उसका साइन किसके साथ साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या बात कर रहा है? वो बात ये कर रहा है कि आने वाली जो इंसिडेंट रे है उसका साइन नॉर्मल के साथ, साइन क्या होता है? साइन वही फंक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसके फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए, तो इसका साइन एंगल का, थीटा का, और इसका साइन, है ना, रिफ्रैक्शन का, वो दोनों ही हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम होने की बात नहीं चल रही है। कांस्टेंट मतलब किसी भी कंडीशन में एक जैसे रहेंगे। सही है, चलिए अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
इसको एक और टर्म म्यू से रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब जस्ट आने वाले अगले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिए, रिफ्रैक्शन को जिंदगी में, रियल जिंदगी में कुछ ऐसा दिखता है, राइट। चलिए, लाइट आई, इस पर रिफ्लेक्ट हुई, और जब वो पानी में आई तो उसका एंगल चेंज हो गया था। फिर वो बाहर आई तब उसका एंगल बदल गया, मतलब एंगल चेंज हो गया। इसीलिए हमको ये पेंसिल कैसी लग रही है? थोड़ी बैंड सी लग रही है, सीधी होनी चाहिए पर हमको बैंड दिख रही है। ये बैंड है ना, बेंडिंग ऑफ ये जो लाइट दिख रही है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। कभी तुमने देखा होगा, कहीं जाते हैं तो पुल में भी कॉइन फेंकते हैं, कॉइन भी थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, ऊपर, है ना, अपवर्ड दिखता है। रीजन क्या है? यही रिफ्रैक्शन है ना। चलिए, अब स्नेल्स लॉ जस्ट अभी सुना था। स्नेल्स लॉ दिखता कैसा है? कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट। देखिए, ये जो एंगल बोल रहा है, ये साइन का एंगल, इसके लिए साइन एंगल, और यहाँ के लिए रिफ्रैक्शन के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा। दोनों ही मीडियम अलग अलग मीडियम है। यहाँ मीडियम एयर दिख रही है ना, एयर मीडियम है, और दूसरा मीडियम यहाँ पे क्या है? दूसरा मीडियम है हमारे यहाँ ग्लास, वाटर या फिर ग्लास। पहला मीडियम एयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखो, घर पे होती है खिड़कियां, खिड़कियों में से कांच, कांच से आती है लाइट। तो लाइट कांच में से कैसे आती है वो अभी जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में से लाइट कैसे आती है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे ये ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे जो दिख रही है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, चलिए, ये रही हमारी इंसिडेंट रे आई, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर को? नॉर्मल, ठीक है। अब ये एंगल जो बनता है इसको बोलेंगे हमारा इंसिडेंस एंगल, और ऊपर कौन सी है? एयर है। और यहाँ पर जब एंटर करेगी तो ये कौन सा मीडियम है? ग्लास। तब ये जाना कैसे चाहिए था? ये जाना चाहिए था कुछ कुछ सीधा जाना चाहिए था, राइट। कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए, है ना। कैसे जाना चाहिए था? ये सीधा जाना चाहिए था, पर जा कैसे रहा है? ये टेढ़ा, बैंड हो गया। तो इसी बैंड बैंड को क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर जब वो लाइट वापस क्या करेगी? ये क्या करेगी? वापस इस ग्लास से बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? ग्लास से बाहर निकलेगी। जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी, ठीक है, जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी तो ये फिर से क्या हो जाएगी? पैन हो जाएगी। और सुनो, और देखो, चलिए देखो, लाइट जानी कैसी चाहिए थी? अगर ये सीधी जाती, मैं इसको नहीं हिलाता तो ये यहाँ जाती, और ये बैंड होकर, फिर से बैंड होकर इतने डिस्प्लेसमेंट के साथ गुजरी। ऐसे जा सकती थी पर गई ऐसे। तो अगर ये जो गैप है, इस गैप को, है ना, इस गैप को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए क्या क्या सीखा? इंसिडेंट रे ये रही, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया जिसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। लाइट बेंड हो गई, और लाइट बेंड होने के कारण क्या हो गया? उसका एंगल चेंज, एंगल चेंज हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन वाला एंगल। जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, फिर वापस, वापस मीडियम चेंज हुआ, ग्लास से वापस एयर में आया, तो फिर से एंगल चेंज हुआ, और इस रे को बोलते हैं ई, मतलब एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पूछ ले कि रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, तो ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड है, और ये वाली जो है वो एमर्जेंट है, और ये वाली इंसिडेंट रे, ठीक है। चलिए, और जानी चाहिए थी सीधी, चले गई टेढ़ी, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, अब तो पता है इंसिडेंट रे कौन सी होती है? आने वाली रे। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मीडिया थ्रू विच इट इज द ट्रैवलिंग थ्रू, इट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। अगर ये रहा सेपरेशन, ऊपर अलग मीडिया है, नीचे अलग मीडियम है, और रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, टकरा कर
है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये जो लाइन है नॉर्मल के साथ आने वाली, इसी आने वाली रे को क्या बोलता है, इंसिडेंट रे। क्या बोलता है, इंसिडेंट रे। अगला आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया। ठीक है, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां फुदकी, यहां गिरी, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर अंदर जाए कहां जाए उससे मतलब नहीं, बट इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, क्या है, नॉर्मल। हाँ जी, नॉर्मल पढ़ेंगे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखिए ये आई हमारी रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो 90 डिग्री वाला, इसी को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल। जो हमने किसके केस में पढ़ी थी, सेम किसके केस में पढ़ी थी, किसके केस में पढ़ी थी, हमने जो जो मिरर के केस में पढ़ा था, एज इट इज वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इनटू द सेकंड मीडियम when the incident ray strike the surface of the separation between the one media and two media। बोलना ये चाह रहा है, जब जस्ट अभी देखा रे ऑफ लाइट यहां आई, फिर मीडियम चेंज हुआ और उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो ये जो बेंड होने के बाद जो रे अंदर एंटर करी, इसी रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंस रे, नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंस मतलब आने वाली रे, रे ऑफ लाइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्या बोलता है, एंगल विच इज द विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स द विद द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब ये आई रे ऑफ लाइट, ये रहा नॉर्मल, अब जब ये रिफ्रैक्टेड निकली बाहर और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, इस एंगल को ही, थीटा को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, द रे ऑफ लाइट refracts or the divert on original path, it changes is one optical medium to another, speed of light changes। बिल्कुल, स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, लाइट जो हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8, 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ही फास्ट। जब वो मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है। उसकी स्पीड डिफरेंट पता मतलब डिपेंड करती है कि वो कौन सा मीडियम है, रेयर है या डेंसर है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर है, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, और उसी हिसाब से उसकी स्पीड में चेंज आता है। जब आप रेयर टू डेंसर जाओगे, ऑब्वियसली स्पीड आपकी घटेगी। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में अब जाओगे तो आपकी भी स्पीड मस्ती करने की कम हो ही जाएगी, वैसे ही लाइट की भी स्पीड कम हो जाती है। अगला टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं, चलिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 with respect to medium 1 is the ratio of the speed of the light of the medium 1 to the speed of the light medium 2। कुछ नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करते हैं तो चेंज होती है, उसी के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो, मान लो ये पानी है, कहाँ है, यहाँ पर पानी है, चलो बनाते हैं ब्लू है, पानी पानी पानी, चलिए ये पानी है, राइट। और ऊपर जो है वो आसमान है, एयर है, यहाँ क्या है, एयर। चलिए अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर एयर है, ठीक है, तो अब रे ऑफ लाइट यहाँ एंटर करी, यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, बहुत फास्ट थी। स्पीड पानी में एंटर करने के बाद स्पीड हो जाएगी कम, तो यहाँ पर कितनी स्पीड थी और यहाँ पर कितनी स्पीड थी, उन दोनों का क्या निकाले हैं हम, रेशियो, स्पीड इन एयर, स्पीड इन
वाटर, इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ जी, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दोनों स्पीड को क्या करना है? डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो मीडियम में कंपैरिजन कर दिया, तो एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी भी मीडियम को कंपेयर करते हो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो मेजर करते हो, कंपेयर करते हो किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के साथ, है ना? अपने लिए सबसे फास्ट स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? या तो अपन वैक्यूम बोलेंगे, बट अर्थ पे कहाँ वैक्यूम ढूंढने जाएंगे? तो अपने अर्थ में सबसे फास्ट कहाँ होती है? ट्रैवल करती है एयर में, ट्रैवल करती है। कहाँ करती है? एयर। तो सारी कैलकुलेशन एयर के हिसाब से वो करते हैं। किससे करते हैं? एयर के साथ। और नीचे क्या रखते हैं? जिस मीडियम से आप कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, जिस मीडियम से आप कंपेयर करना चाहते हो उसकी स्पीड वहां रख देंगे, लाइट ऑफ स्पीड वहां की, और एयर एयर में जितनी स्पीड है उसको ऊपर रख देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करके जो रेशियो आता है उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the medium 1 is the vacuum or the air, then the refractive index of the medium 2 is considered with the refractive respect to the vacuum. This is called the absolute refractive index. ठीक है, चलिए वैक्यूम के साथ कंपेयर कर लीजिए एयर को। ठीक है, मीडियम 1 इज वैक्यूम और द एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज कंसीडर्ड टू बी विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम के साथ कंपेयर कर लीजिए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट एंटर करती है किसी मीडियम में, किसी मीडियम में जाती है, लाइट में डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसके थ्रू? किसके थ्रू बोले तो किसके थ्रू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। चलिए, मीडियम 1 एयर था, राइट, मीडियम 1 एयर था, मीडियम 2 ग्लास था। ग्लास जो होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, इसका मास ज़्यादा होगा, है ना, डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर की डेंसिटी कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उसका कम होगा, डिफरेंस कम होगा, है ना। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ग्लास की क्या निकल जाएगी हमारे पास? क्या निकलेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। जैसे एयर का, देखो एयर का 1.003 है, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। 1 मतलब आइडियली 1 ही होता है मैक्सिमम वैक्यूम में, तो 1 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा, बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा है। 1.00 चौथे डेसिमल में चेंज आ रहा है, कोई ज़्यादातर डिफरेंस है नहीं एयर वैक्यूम में, सिम मानेंगे। अब जब आइस में जाएगी तो देखो बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है, अल्कोहल बढ़ रहा है, केरोसिन बढ़ रहा है, तो ये सारे ऑप्टिकली डेंसर हैं एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, कैनरा, बल्सम, ये सारे ऑप्टिकली डेंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेस। स्पेरिकल लेंसेस, स्पेरिकल मिरर्स पढ़े थे जो पूरा स्फीयर का पार्ट होते हैं, अब स्पेरिकल लेंसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक देखिए, अब स्पेरिकल लेंसेस क्या होती है? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके या लाइट पास हो सके, ऐसा सरफेस, ऐसा मटेरियल, और टू सरफेस ऑफ विच वन और द बोथ सरफेस आर द स्पेरिकल फॉर्म अ लेंस। एक या फिर दोनों ही स्पेरिकल सरफेस होना चाहिए और लेंस बन जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑप्टिकली ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है, अपन देख सकते उसका आर पार, उसका एक सरफेस बोलो स्पेरिकल हो, या फिर दोनों ही सरफेस, ऐसा भी हो सकता है और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? लेंस ही बोलेंगे। स्पेरिकल कैसे? क्योंकि ये पूरे एक स्फीयर का पार्ट है। कैसा है? स्फीयर का पार्ट। तो यहाँ पर कितने स्फीयर होंगे मुझे बताओ? यहाँ स्फीयर होंगे एक इस पार्ट का, एक इस सरफेस का, दो स्फीयर, दो स्फीयर के पार्ट मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर दो स्फीयर याद करो, मैंने पहले बताया था एक स्फीयर था तो कितने सेंटर होते हैं एक स्फीयर के? एक। और अगर दो स्फीयर हो तो कितने सेंटर होंगे? दो। अगर एक स्फीयर है ना, एक सरफेस है स्फेरिकल, कितने फोकस हुआ करते थे मिरर के केस में? एक। अगर दो स्फेरिकल सरफेस है तो कितने फोकस होंगे? टू। याद रखना, आगे काम आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, कॉनकेव लेंस क्या होता है। लेंस may have two spherical surface bulging outward। कितने सरफेस हैं? टू हो सकते हैं।
कैसे होंगे? बल्जिंग आउटवर्ड, सच एज द लेंस कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, एंड इट इज द थिकर एट द मिडल, बीच में थिक होता है, एंड कंपेयर्ड टू द एज, एंड लेंस इज द कन्वर्जिंग लाइट रेज। कैसे होती कन्वर्जिंग लाइट रेज? कुछ कुछ ऐसन बा, कैसन बा, ऐसन बा। चलिए, तो ये जो है देखो कुछ ऐसा ऐसा है, बीच में तो थिक है, एज पे कम थिकनेस है, राइट। और ये जो लेंस है वो कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लाइट रेज को ये फोकस करता है किसी पॉइंट पे। क्या करता है? फोकस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करता है, रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और उसका भाई उल्टा कॉनकेव लेंस, अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ होते हैं, एंड इट इज थिकर एट द एजेस, और लेंस डाइवर्स। ठीक है, कैसे होता है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग। देखो ये बीच में थिकनेस तो है कम और एज पे है ज्यादा, और ये है डाइवर्जिंग लेंस। मतलब क्या करता है? लाइट सीधी आ रही होगी, इसको डाइवर्ज कर लेता है। कैसे करता है? सीधी आने वाली लाइट को, सीधी आ रही थी, रे ऑफ लाइट आ रही थी, और ये भाई साहब कुछ ऐसे हैं, टेढ़े हैं, पर क्या करेंगे? इस रे ऑफ लाइट को सबको डाइवर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? डाइवर्ज कर देंगे। ठीक है, और वो जो थे कॉन्वेक्स भाई साहब, वो क्या करते हैं? रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर्स ऑफ दी स्फीयर आर द कॉल्ड द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, है ना। इनके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। An imaginary straight line passing through the two centers, the curvature of the lens is called the principal axis. The center point of the lens is called the optical center. The ray of light through the optical center of the lens passes through the suffering any deviation. ठीक है, इन पॉइंट्स को एक साथ में समझते हैं। हाँ जी, देखो ये है हमारे पास एक लेंस। क्या है? लेंस। ये होता है उसका सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये है लेंस का सेंटर पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है स्फीयर, है स्फीयर का पार्ट है, इधर भी एक स्फीयर का पार्ट है, इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ है मेरे पास। जब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरती है? याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे ऑफ लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो इसमें कोई भी इसमें इसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। सीधी आई थी, सीधी जाएगी, सीधी आई थी, सीधी जाएगी। ठीक है, सीधी आई थी, सीधी जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में अगर लाइट आ रही है, उस डायरेक्शन में आ रही है, तो लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सीधा का सीधा आएगा, जैसा आएगा वैसा आया राम वैसे गया राम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। सही है, हाँ जी। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज अपर्चर। ठीक है, उसका डायमीटर उसका डायमीटर कितना है, वही होता है उसका अपर्चर होता है। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द क्या? फोकल लेंथ। वापस, अगर अगर कोई पैरेलल रेज आ रही है, तो वो जो है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, उसी को बोलते हैं फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस, राइट। डिस्टेंस, है ना, है ना, क्या कहते हैं इसको? लेंस से फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, है ना। सही कह रहा हूँ। चलिए, अब इसी ऑप्टिकल सेंटर कहाँ था? यहाँ था। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ था? यहाँ था, है ना। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ था? यहाँ था।
कलर चेंज हो जा गिली गिली चो। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ था। इस सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। याद रह जाएगा। फोकल लेंथ कोई पूछ ले तो फोकस की दूरी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है? कहाँ होता है? लेंस के बीच में, ठीक है। और लेंस के बीच में उसी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता है? रिफ्लेक्ट होती है? नहीं होती। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जहाँ पर कहाँ से गुजरती है वो प्रिंसिपल एक्सिस? ऑप्टिकल सेंटर से सारे फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अच्छा, आगे और पढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए अब आ जाएगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। अच्छा, लेंस इमेज फॉर्म करता है। हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। अब पढ़ने वाले हैं इन लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला केस कौन सा है। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। देखो, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, सभी को पता है पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो फोकस में मिलती है। कहाँ मिलेगी? फोकस पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस भी कितने हैं? 2 हैं। सेंटर भी कितने होंगे? 2 होंगे, सही है। चलिए, सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होगा, इसलिए इसलिए यहाँ पर 2f लिखा हुआ है, ठीक है। इस फोकल लेंथ के डबल होगा किसका का डिस्टेंस? है ना, सेंटर का डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे 2f लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो पता है, पैरेलल जो आएगा फोकस पे मिलेगा। सेकेंड चीज, अब ये जो आ रही है इन्फानाइट से आ रही है, इसका जस्ट अगला पॉइंट मैंने सिखाया था। इन्फानाइट की जस्ट बात होता है बियॉन्ड सी वाला। कौन सा? बियॉन्ड सी। जब अगर बियॉन्ड सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। पैरेलल हमेशा कहाँ से गुजरती है? बोले तो फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो कभी मतलब डेविएट नहीं होती, ठीक है। तो अगर बियॉन्ड सी जो है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस से वापस एक पोजीशन पीछे कहाँ चली जाएगी? दोनों फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। याद आ जाएगा। चलिए, पहला कहाँ था? इन्फानाइट पे था। इमेज क्या बनी? फोकस पे। एक पोजीशन और आगे आते हैं, बियॉन्ड सी पे पहुंचते हैं। बियॉन्ड सी मतलब जी सी के जस्ट आजू बाजू, सी के पीछे। सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है वापस फोकस से एक स्टेप पीछे जाते हैं, एन एफ एन सी के बीच में। अब एक स्टेप और यहाँ आगे आते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? सेंटर पे। तो वैसे ही इमेज एक स्टेप और पीछे जाएगी, कहाँ आएगी? सेंटर पे आएगी। चलिए देखते हैं, ये रहा सेंटर पे रखा ऑब्जेक्ट और सेंटर पे मिली इमेज, बस सेंटर अलग है ही और फोकस अलग है। चलिए, समझ में आया। तो पैरेलल रे आई, वो फोकस से गुजरी और ऑप्टिकल सेंटर को तो हाथ ही नहीं अड़ाना भाई, मुश्किल मामला है। तो कहाँ मिलेगी? फोकस पे, वो भी कैसी? उल्टी, ठीक है। चलिए, याद तो है कि डिस्टेंस साइन कन्वेंशन याद तो है कि ऊपर वाला डिस्टेंस कहाँ रहेंगे? कहाँ लेंगे? डिस्टेंस ऊपर वाला, है ना, सही है। चलिए, ऊपर वाला डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं? पॉजिटिव में। नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव में। लाइट की रे में, लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव लेते हैं, और लाइट की डिस्टेंस को, है ना, लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट जाएंगे तो क्या लेंगे? डिस्टेंस को नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए, हाँ, एक स्टेप और आगे, सेंटर से आगे हैं कहाँ? ऑब्जेक्ट को रख दिया है इन दोनों के बीच में। तो वैसे ही जो इमेज है वो सेंटर से हट के एक डिस्टेंस, है ना, एक पोजीशन और पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है? बियॉन्ड सी, ठीक है। और अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? एक स्टेप में इससे आ जाएंगे हम फोकस पे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस में। अब इमेज बियॉन्ड सी से भी इतनी पार चली गई है, बियॉन्ड सी से भी इतनी पार चली गई है कि अब वो देखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कहाँ बनेगा? इन्फानाइट पे। इमेज कहाँ बन जाएगी? अब इन्फानाइट पे चली जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी, राइट। चलिए, ये सारे केसेस कहाँ पड़े पता है? कॉनकेव मिरर के केस में पड़े। कॉनकेव मिरर के केस में पड़े। कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों उल्टे हैं, लेंस और मिरर में। वहां जो पढ़ा था कॉनकेव मिरर में, यहाँ पढ़ोगे कॉन्वेक्स लेंस में। वहां पे जो पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर में, यहाँ पढ़ोगे कॉनकेव लेंस में। चीजें एकदम सेम है, डिट्टो, कॉपी वेस्ट। चलिए, अब ऑब्जेक्ट और एक स्टेप आगे लाते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अब
ये इन्फानाइट से भी हटके अब यहाँ नहीं बन सकती, कहाँ चली जाएगी, पीछे। वर्चुअल इमेज बना देगा ये। वहां पर भी बनी थी वर्चुअल इमेज, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। चलिए, पहले इन्फानाइट पे रखा तो फोकस पे बना था, बहुत छोटी, रियल इन्वर्टेड। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पता कहाँ हुआ था, पता है, वर्चुअल इरेक्ट बना था, राइट। चलिए, अब थोड़ा 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 यहाँ चलते हैं, तोड़ तोड़। चलिए, ये क्या है, हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए 3D में देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है और क्या करता है कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा कॉन्वेक्स लेंस, जो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। देखो ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है, राइट। चलिए, अब देखो यहाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, फोकस भी चेंज कर सकता हूँ इसके, फोकस भी चेंज करता हूँ मैं इसके। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट की हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की हाइट भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, ऑब्जेक्ट को करते हैं छोटू एंड बड़ू, छोटू सा कर देते हैं, ठीक है। अब u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू आर द ऑब्जेक्ट, वी आर द डिस्टेंस। u को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं पहले कहाँ था, धीरे 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 फोकस पे लाते ही ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, देखो ये वर्चुअल इमेज आ जाएगी। लास्ट केस पढ़ा, वर्चुअल इमेज आ जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रखते हैं, धीरे धीरे फोकस पे बनती है। इन्फानाइट पे रखते हैं, फोकस पे बनती है ना। देख सकते हैं कहाँ बन रही है, ये फोकस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फानाइट पे, सही है। चलिए, और फिर देखो, और धीरे 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 पास में लाओ, धीरे 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 बियॉन्ड एफ, ऑब्जेक्ट और पीछे जाता है, इमेज और पीछे जा रही है। फिर लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में हो जाता है वर्चुअल इमेज बनने लगती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट एकदम पास में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पता है ना कौन सा वाला है, ऑब्जेक्ट ये रहा, और इमेज ये रही, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। जब एकदम पास में ला दोगे तो इमेज वापस वर्चुअल बनेगी, वो भी पीछे बन जाएगी उसके, राइट। कैसे बनेगी, पीछे साइड बनेगी, ठीक है। हाँ जी, ये देखो, बहुत दूरी से तो ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे देखो ऑब्जेक्ट जैसे पास पास में आ रहा था, इमेज पीछे, रियल इमेज पीछे जा रही है, और पीछे जा रही है, एक एक स्टेप पीछे जाती जा रही है ना, और पीछे जा रही है। देखो फोकस के जस्ट बाजू में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, और वहाँ इमेज को देखो, इमेज कहाँ चली गई, इमेज चलेगी बहुत पीछे, इन्वर्टेड, इमेज बड़ी भी हो रही है, सही है ना। चलिए, और भी मैं दूर लेके जाऊंगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। चलिए, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, बहुत खेल लिया, अब सेकंड पार्ट चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस में दो ही है, जैसे वहां पर क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे, इसमें भी दो ही केस है। पहला देखो, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, लाइट कहीं मीट कर ही नहीं रही, लाइट मीट करेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको ट्रेसिंग बैक करेंगे, पीछे लाएंगे, और वहीं के किसी फोकस पे आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी, वो भी कैसी, पॉइंट साइज मिलेगी, और वर्चुअल मिल जाएगी, राइट। चलिए, कैसी मिलेगी, वर्चुअल। समझ रहा, तो समझे कि नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा केस क्या है, आप कहाँ रख रहे हो, दोनों है ना, ये रहा फोकस, ये रहा आपका सेंटर, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखोगे, पैरेलल भेजोगे तो डाइवर्स हो जाएगी, चली जाएगी बाहर, और एक ऑप्टिकल सेंटर में भेजोगे तो सीधी चली जाएगी। अब क्या कर सकते हो, दोनों लाइट मीट ही नहीं करी, लाइट मीट नहीं करेगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो इसको ट्रेसिंग बैक करते हैं, ट्रेस बैक करते हैं, और यहाँ कहीं इमेज हमारी मिलती है छोटू सी, वो भी कैसी, कैसी, इन्वर्टेड, कि नहीं वर्चुअल, इरेक्ट, कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, ठीक है। दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है, छोटी सी मिल रही है। एक इन्फिनाइट में रखते हैं और दूसरा इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। दो ही केस में रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, याद आ जाएगा। एक इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक और चीज़ देखते हैं, ये लगी चू, डाइवर्जिंग लेंस। ये रहा हमारा प्यारा प्यारा कॉनिकेव लेंस, जो हमेशा वर्चुअल इमेज में ही बिलीव रखता है। चलिए देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है,
ऑब्जेक्ट देखो जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, वो रहा, दिखा ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं जैसे रोटेट करता हूँ, ये रही मेरी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज भी क्या करती है, मूव करती है। ये एक ही साइड में मिल रही है, अदर साइड में नहीं जा रही, अदर साइड में नहीं जा रही। ठीक है, चलिए देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है, देखा, एक ही साइड में है ये, उधर आगे नहीं जा रही, और ये वर्चुअल इमेज ही बन रही है। ट्रेस बैक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ट्रेसिंग बैक करना पड़ेगा, तभी मिलेगी। इसको थोड़ा और पढ़ें। चलो, तुमको ये दिख रही है रे ऑफ लाइट, इसको ट्रेस बैक करके ही इमेज मिल रही है हमको, नहीं तो नहीं मिलती। और ये कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली लाइन, तभी यहाँ पे इमेज हमको मिल रही है। ठीक है, और दोनों ही केस में कैसी मिलती है, वर्चुअल। कैसी, वर्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद आ जाएगा, दो ही पोजीशन है। चलिए, साइन कन्वेंशन, डिट्टो जो मिरर में पढ़े थे, एकदम डिट्टो साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या थे, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ लेंस है, तो ऊपर का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। लाइट की डायरेक्शन में हमेशा डिस्टेंस को लेते हैं पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से, है ना, सेंटर से ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कहो, ऑप्टिकल सेंटर से कहो, वहीं से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगला आता है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेंस फॉर्मूला पहले भी बता रखा था, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ का एक रिलेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो या फिर फोकल लेंथ हो। यही है उसका रिलेशन, और इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और वहां पर क्या था, कहीं आपको प्लस दिखा होगा और यहाँ पर आपको कहीं माइनस दिख रहा होगा लेंस फॉर्मूला में, राइट। फॉर्मूला तो वो क्या वही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। याद होगा, यू आर द ऑब्जेक्ट एंड वी आर द इमेज, है ना, यू आर द ऑब्जेक्ट एंड वी आर द इमेज, याद रह जाएगा। एंड एफ होता है फोकल लेंथ। अजी, अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सबने देखा होगा, पंडित जी ऐसे हाथ में ऐसे दिखते हैं, बेटा आपके कुछ तो संकट है। तो मैग्निफिकेशन होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखते हो क्या करता है, इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मैग्नीफाई करके बताता है, इमेज मैग्नीफाई करता है, इमेज बड़ा करता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छोटा होगा, इमेज बड़ा होगा, इसलिए इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, राइट। तो तो ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, ऑब्जेक्ट की हाइट का कंपैरिजन इमेज की हाइट से करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, राइट। क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। अच्छा, तो इसके साथ साथ सिर्फ ये हाइट का कंपैरिजन नहीं होता, एक और रिलेशन होता है, हम डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से भी। ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो मैग्निफिकेशन फिर भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है रिलेशन, यू अपॉन वी अपॉन यू। वी क्या होता है, वी आर द ऑब्जेक्ट एंड यू आर द इमेज, डिस्टेंस ऊपर नीचे रखेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे और हम मैग्निफिकेशन उसको निकाल सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या होता है, द पावर ऑफ लेंस, देखो लेंस करता क्या है, मैग्नीफाई करता है ना, इमेज को बड़ा बताता है ना। एक्चुअल में लेंस का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करना। क्या करना, कन्वर्ज और लाइट को डाइवर्ज करना, मतलब लाइट को क्या करना, बेंड करना। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, लेंस कितना बेंड कर पा रहा है लाइट को, कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, उसी को बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। चलिए, तो डिग्री ऑफ द converging or a diverging of a light rays achieved by a light expressed in its power, है ना, कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर जो होगा वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। जितना फोकल लेंथ बढ़ेगा उतना पावर घटेगा, जितना फोकल लेंथ कम होगा वो उतना ही डाइवर्ज या कन्वर्ज कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, फोकल लेंथ एफ से दिया हुआ है, पावर पी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। याद रख लेना, ऐसा यूनिट पावर, लेंस का पावर किसे मेजर करते हैं, डायोप्टर में। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी लिखा होता है सब जगह। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा और पढ़ते हैं, कुछ और भी कुछ है यहीं। एफ इज एक्सप्रेस इन मीटर, एफ जो है फोकल लेंथ मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। देन द पावर इज एक्सप्रेस इन द डायोप्टर,
तो अगर फोकल लेंथ आप किस में ले रहे हो, मीटर में, तो पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करेंगे, डायप्टर में। दस तो 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, 1 डायप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, 1 मीटर ही होती है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव, दैट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। अब सुनना, पावर जो होगी वो कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। कहीं प्लस प्लस 1 डी लिखा हो, समझ लेना ये कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है। कहीं नेगेटिव लिखा हो, -1 डी लिखा हो, तो समझ लेना ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स, नेगेटिव मतलब कॉनकेव, है ना। केव मतलब गुफा में जाना, नेगेटिव बात है पूरी बात। चलिए एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस इमेज ऑफ m+1, मतलब मैग्निफिकेशन वो +1 है। मतलब +1, 1 का मतलब होता है जितना, है ना, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट थी, है ना, h/h जो भी थी, h/h डैश, जितना ऑब्जेक्ट था। देखो 1 कब मिलता है किसी को डिवाइड करने पर, जब वो दोनों सेम हो, काटने पर तभी 1 मिलेगा, डिवाइड करने पर, राइट। तो जब वो दोनों ही सेम थे तो मतलब उनकी ऑब्जेक्ट, है ना, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा ना एम, मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में का रेशियो 1 दे रहा है, मतलब दोनों ही सेम थे, और दोनों ही सेम थे मतलब मैग्नीफाई हुआ ही नहीं, और मैग्नीफाई नहीं हुआ मतलब कौन सा मिरर था, वो प्लेन मिरर था। कैसा मिरर था, प्लेन मिरर था। आगे बढ़ते हैं, और भी और बहुत कुछ है, देखो और भी बहुत कुछ है बखुरदार। A 5 centimeter long rod is placed vertically in the front of concave mirror। चलो concave mirror बनाते हैं। ये है concave mirror और 5 मीटर जो है एक वर्टिकल रॉड जो है वो लगा दी है। ठीक है, अच्छा 5 मीटर नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं बना दी, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर थी। मेरे भी चश्मा बनाने पड़ेंगे। हाँ, चलिए। इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म, एक और उसने इमेज भी फॉर्म करी है। कहाँ करी है, इमेज भी फॉर्म करी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाली। चलिए और देखते हैं। इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस किसकी है, इमेज की डिस्टेंस है। यू आर द ऑब्जेक्ट, वी आर द इमेज। अब ये डिस्टेंस जो है वो मिरर से ऐसे ले रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहती है, उल्टा डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमेशा ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे जो डिस्टेंस लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव लिया है 5, और हाइट ऑफ इमेज जो नीचे होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको बोलेंगे नेगेटिव लिया है। इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या लिया है, -20, क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन नहीं है, उल्टा डायरेक्शन नापना पड़ रहा है, उल्टा डिस्टेंस नाप रहा है, नेगेटिव है। अब तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है, -5, ऑब्जेक्ट की हाइट है +5, दोनों को डिवाइड करने पर मिला -1। अच्छा -1 तो पता ही है ना किसका होता है, किसी का तो होता है। चलिए, अब ये मिलने के बाद मैग्निफिकेशन मुझे मालूम है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m=v/u, इसका भी यूज करेंगे। क्या आपको मैग्निफिकेशन पता है, हाँ जी अभी जस्ट निकाला, -1 चिपका दो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट मार दो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दो, है ना। चलिए उसके बाद यू वी है ना, वी का पता है, वी आर द ऑब्जेक्ट, यू आर द डिस्टेंस, और यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और बोथ साइड से क्या कर लो, माइनस को शिफ्ट कर लो, या दोनों को साइड को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू इक्वल टू मिलेगा -20 सेंटीमीटर, है ना। यू आर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिलेगी, -20 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ भी पूछा है तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये रहा, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों ही सेम सेम आ रही है, -20, दोनों ही सेम सेम आ रही है, -20 -20 दोनों ही सेम सेम आ रही है। अब दोनों को यहाँ रख दो, फिर सॉल्व कर लो, -20 रख के, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 ही रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा -2 काट दो, -2/20 काटने पर मिलेगा -1/10। रेसिप्रोकल कर लो, F इक्वल जो मिलेगा -10, और यही है हमारा आंसर। बोले तो आंसर वेरी इजी। चलिए -10, हाँ जी आगे देखते हैं। आगे क्या है,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर आ चुका है, बार बार यही आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मैंने तो डाला था। एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। यूज हम देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है ना, सारे उल्टे मेजर कर रहे हैं, सारे माइनस डाल रहे हैं, माइनस डालने का रीजन तो पता है ना, सारे डिस्टेंस यहाँ है, उल्टे डायरेक्शन में नाप रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यूज मिरर फॉर्मूला न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। साइन कन्वेंशन यूज करना है, दिमाग लगाना है, जो हमारे पास है। चलिए 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, u और f की वैल्यू पता है, ये पुट कर दो, फिर इसको करना है सॉल्व। जैसे कि हमें पता है कि माइनस वाला टर्म खुद के उधर आएगा और बन जाएगा प्लस -1/15, दिस विल बी 1/25। फिर क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम लिखो बेटा, क्या आया 75, और ऊपर रखेंगे -5/3, एलसीएम लेने पर मिलेगा -2/75। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो 75 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, फिर डिवाइड मारना पड़ेगा, डिवाइड मारने पर मिलेगा -37.5। यही तो आंसर है, -37.5। और देखो मार्किंग स्कीम भी पास लगी हुई, क्योंकि मैंने यहाँ कहाँ से उठाया, ये PYQ है। हाफ ऑफ मार्क्स स्टेप के दिए हुए और 1 मार्क्स लास्ट है ना कैलकुलेशन का, और किसका, कंक्लूजन का, आंसर का कंक्लूजन का। ठीक है, चलिए मार्किंग स्कीम भी ध्यान रखना, PYQs देखते रहना, जिससे पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है और कितने मार्क्स का है। आगे देखते हैं, ड्रॉ अ ray diagram to show that the path of a ray of light which falls obliquely on the one of the faces of the equilateral triangle prism made of the glass and mark on it the angle of incidence, angle of reflection। तो ये रहा हमारे पास प्रिज्म बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ये जो लाइट है इस लाइन के, थोड़ा लाल कलर ले, वी कैन टेक रेड कलर। चलो ये रहा प्रिज्म, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, और उसके साथ एंगल बनाया हुआ हो जाएगा हमारा है ना इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, फिर ये सीधा जाना चाहिए था, बट जाएगा तो टेढ़ा, तो है ना टेढ़ा जाना चाहिए ना, सीधा जाना चाहिए था, और जाएगा कैसे, कुछ यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन। सही कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी, फिर इसके बाद यहाँ से फिर से वो निकलेगा, तो एंगल ऑफ, अगर मैं नॉर्मल कैसे देखूँ, तो एंगल ऑफ इमरजेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, आराम से देखो, हैप्पी रहो, खुश रहो, लिखते रहो, सॉल्व लिखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन। हाँ, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये रहा, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा, ये रहा, सीधा जा रहा था बट टेढ़ा मुड़ गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है आपका, है ना, डेविएट हो गया, इसी पॉइंट से डेविएट हो गया, सीधा जाना चाहिए था, सीधा बेचारा जा रहा था, उसको डेविएट कर दिया, मोड़ दिया इधर, तो ये हो जाए एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। वन फर्स्ट वाला तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, डेविएट हो गया, ये टेढ़ा हो गया, मुड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर आ गया, अरे बाप रे, कॉनकेव मिरर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने डाला है। चलिए, its real and inverted image is formed as a 60 centimeter in the front of the mirror and the focal length is this, right। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले से गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लो -30। फिर इसके अलावा क्या गिवन है, रियल इन्वर्टेड इमेज, इमेज का भी क्या गिवन है ना, डिस्टेंस गिवन है, दोनों ही गिवन है। क्या निकालना है, उसने पूछा क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज रख दो इसमें, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज रख दो। ये रख दिया -60 प्लस ये रख दिया -30, वैल्यूज को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। किसी को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो 10th कैसे पास करोगे, एलसीएम में तो लेना है। सही कह रहा हूँ ना बेटा, जी, चलो, है ना। चलिए अब आगे देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो -20 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस एमर्जेस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, देखो
अब रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, एमरजेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल निकल रही है, ठीक है। अच्छी, ये देखो पैरेलल अगर निकल रही है तो ऑब्वियसली वो किससे गुजरी थी, फोकस से गुजरी थी, बन गया आंसर खत्म। अगला चीज देखो, इन केस द इंसिडेंट रे बिफोर द रिफ्रैक्शन, बिफोर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस passes to the point on the principal axis, कौन से पॉइंट से गुजरा था भाई वो, प्रिंसिपल फोकस से, यहां से गुजरा था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए 7 करोड़ रुपए के लिए, जरूर करिए, ठीक है। चलिए नोट कर लेना, लिख लेना, सॉल्व करना, PYQ ही है, हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, तो अब हम लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, द एंड वाला, टाटा बाय बाय सी यू वाला। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, PYQ सॉल्व करिए और मजे करिए। थैंक यू।